11th क्लास। आज हम बात कर रहे हैं क्रोमेटोग्राफी की। क्रोमेट यानी रंग होता है, ठीक है। क्रोमेट मतलब रंग होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे स्तंभ क्रोमेटोग्राफी, जिसे हम अधिशोषण क्रोमेटोग्राफी के स्तंभ अधिशोषण क्रोमेटोग्राफी के नाम से भी जानते हैं। आप इसमें क्या करेंगे, ब्यूरेट के समान एक कांच की 20 से 30 सेंटीमीटर लंबी नली लेंगे, जिसका व्यास लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर होगा। इसमें आप अपनी व्यवस्था के अनुसार, आपकी मर्जी, अगर आप एल्यूमिना भरना चाहते हो एल्यूमिना भरो, मैग्नीशियम ऑक्साइड भरना चाहते हो वो भरो, थोरिया भरना चाहते हैं वो भरो, कीसल गुहर आदि जो भी है, एक अच्छा वो करके टाइट पूरा स्तंभ में भर दो, है ना। स्तंभ में भरने के बाद अब क्या करोगे, आप थिसिल फनल की सहायता से उन पदार्थों का मिश्रण जिन्हें आपको अलग करना है उसको इस स्तंभ क्रोमेटोग्राफी के स्तंभ में गिराओगे। मान लो आप हार्मोन को पृथक करना चाहते हो, तो हार्मोन के 4 घटक हैं, उनको पृथक करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, उसका उचित विलायक में पहले विलयन बनाओगे, उसके बाद उसको इस थिसिल फनल की सहायता से इसमें डालोगे। तो हार्मोन के जिन जिन घटकों की अधिशोषण क्षमता अधिक होगी, है ना, वो जिसकी अधिशोषण क्षमता अधिक है वो सबसे पहले एक बैंड के रूप में अलग हो जाएगा। फिर अगला घटक जिसकी अधिशोषण क्षमता थोड़ी कम है वो थोड़ी देर बाद अधिशोषित होगा। फिर उसका अगला घटक जिसकी अधिशोषण क्षमता उन दोनों से कम थी वो अधिशोषित होगा। और फिर चौथा घटक जिसकी अधिशोषण क्षमता अधिक सबसे कम थी वो अधिशोषित होगा। और इस तरह हार्मोन के चारों घटक अलग हो जाएंगे और इस तरह से आपको क्या हो जाएगा, एक स्तंभ क्रोमेटोग्राफी प्राप्त हो जाएगी। लेकिन आपने क्या किया है, चारों घटक को अलग तो कर दिया है ना, आपने चारों घटक को अलग तो कर दिया है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्रोसेस होती है जिसे हम निक्षालन कहते हैं। निक्षालन की जो क्रिया होती है, आप निक्षालन जो देखेंगे, निक्षालन की क्रिया में यहाँ ये देखिए, है ना, अब आप एक ऐसा द्रव डालेंगे तो निक्षालन की क्रिया में 2 प्रकार की क्रियाएं होती है। एक तो द्रव विलायक के द्वारा आपको बहाना है और दूसरा विभिन्न रंगों की पट्टियों को सावधानी पूर्वक स्तंभ से अलग करना है। सबसे ज्यादा निक्षालन अभिक्रिया में हमको क्या करना पड़ेगा, विलायक जो भी हम लेंगे उसको उनकी बढ़ती हुई ध्रुवण क्षमता के आधार पर लेना पड़ेगा। जैसे पेट्रोलियम है, ईथर है, बेंजीन है, एल्कोहल है, ईथर है, ये सब है। तो एक के बाद एक क्रमशः हम इसको डालते जाएंगे। सबसे कम ध्रुवण क्षमता होती है ईथर की, तो सबसे पहला घटक जो है जिसकी अधिशोषण क्षमता सबसे कम थी वो उसमें घुलेगा और पृथक हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही हम ईथर को डालने के बाद सबसे अधिक अधिशोषित होने वाला अवयव जो है वो घुल के निकल चुका है। अब आप क्या करेंगे, ईथर के बाद अधिक ध्रुवण क्षमता वाला एल्कोहल डालेंगे। उसके बाद आप पेट्रोलियम के और घटक जो भी हैं आपके वो डालते जाइए और एक एक करके ये परत जो है आपकी अलग होती जाएगी और आपका हर अवयव अलग अलग आपको प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से प्राप्त क्रोमेटोग्राफी को हम स्तंभ क्रोमेटोग्राफी के नाम से जानते हैं। क्लियर है? ये है कार्बन और हाइड्रोजन का परीक्षण, है ना। कार्बनिक यौगिक में आपको कार्बन और हाइड्रोजन का परीक्षण करना है। आपको मैंने पढ़ाया है कि हाइड्रोकार्बन वे यौगिक है जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों उपस्थित होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करनी है, कठोर कांच की एक नली लेनी है, ठीक है। इस कठोर कांच की नली में आपको कार्बनिक पदार्थ, है ना, जो भी कार्बनिक पदार्थ आपको लेना है उसको आप क्यूप्रस ऑक्साइड 1:4 में, मतलब 1 भाग कार्बनिक पदार्थ और क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ मिलाकर भर लीजिए। और एक बल्ब युक्त ये वाला, जिसमें आपने क्या किया, यहाँ पे ये वाले पदार्थ में आपने ये वाला जो नली है, ये वाली नली है, उसमें कार्बनिक पदार्थ और क्यूप्रस ऑक्साइड लिया है, ठीक है। और ये जो बल्ब युक्त नली है वहाँ आपने निर्जल कॉपर सल्फेट लिया है। क्लियर है? अब क्या करेंगे, कांच की नली लगाते ही, जिसका दूसरा सिरा जो है एक परख नली से जोड़ा है आपने, जिसके दूसरे सिरे को आपने एक परख नली से जोड़ दिया है, वो करते ही आप दूसरी परख नली में यहाँ पे जो चूने का पानी रखा हुआ है उसका काम अब शुरू करेंगे। जो चूने के पानी में नली डूबी है, बल्ब में जो निर्जलीकृत कॉपर सल्फेट है वो अभी क्या है, सफेद है। जब आप मिश्रण को गर्म करेंगे तो 2 चीजें बन रही हैं।
क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है कार्बनिक पदार्थ में। वो क्यूप्रस ऑक्साइड से क्रिया करके क्रमशः CO2 और H2O बनाएंगे। तो जैसे ही ये कॉपर सल्फेट जल के संपर्क में आएगा, इसका रंग नीला हो जाएगा। तो ये पता चल जाएगा कि कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन था। और जैसे ही वो चूने के पानी के संपर्क में जाएगा, CO2 की उपस्थिति के कारण चूने का पानी दूधिया हो जाएगा, जिससे ये पता चल जाएगा कि इस कार्बनिक यौगिक में जो आपने यहाँ लिया है, इस कार्बनिक यौगिक में दो चीज़ें थी, हाइड्रोजन जो जल के रूप में निकली, कार्बन जो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकली। ये नीला हुआ, दूधिया हो गया चूने का पानी, जो सिद्ध करता है कि किसी भी कार्बनिक यौगिक का निर्माण हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर होता है। ये देखिए इसमें होने वाली क्रिया, कार्बन की क्रिया क्यूप्रस ऑक्साइड से हुई, CO2 बना, फिर जल बना, दोनों बार कॉपर मुक्त हुआ, कॉपर सल्फेट को जल मिला, नीला कॉपर सल्फेट बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को CO2 मिला, कैल्शियम कार्बोनेट का दूधिया रंग आपको प्राप्त हो गया। ये रिएक्शंस आपको लिखने पड़ेंगे। क्लियर?